आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। आज हम आयकर का गणना पत्रक कैसे भरते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 का आयकर गणना पत्रक भरना चालू हो चुका है। अपने अपने डीडीओ के पास सभी को ये गणना पत्रक भर के देना पड़ता है ताकि सही समय पर इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच सके। दोस्तों, ये गणना पत्रक भरने के लिए हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए और इसे किस तरीके से भरा जाता है हम बताते हैं। देखिए, एक फॉर्म है आपके सामने दिख रहा है, आयकर का गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 24-25 और कर निर्धारण वर्ष 2025-26। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल आय जो आपने की है उसको हमको गणना पत्रक के रूप में अपने डीडीओ के पास इसको देना पड़ता है, जिसका निर्धारण वर्ष जो है वो 2025-26 है। यानी 2025-26 में ये टैक्स का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 में। आयकर जो है वो दो तरीके से इस समय दो ऑप्शन में आ गया है, एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा है ओल्ड टैक्स रिजीम। तो हम यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम दो तरीके से जानेंगे कि जब आय आपकी 7,75,000 के अंदर है तो वहाँ पर गणना करेंगे, और जब आय आपकी 7,75,000 से ऊपर है तो वहाँ पे गणना करेंगे। तो ये देखिए जो फॉर्म है, यहाँ पे ये फॉर्म में आप यहाँ पे ज़रूरी जानकारियाँ भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे जन्म दिनांक, बैंक अकाउंट और IFSC कोड, मोबाइल नंबर, अपना नाम, संस्था का नाम, पिता का नाम और अपना पद। अब यहाँ पे हमको भरना है शकल वेतन, यानी शकल वेतन में वेतन भी आ जाता है, विशेष वेतन भी आ जाता है, DA, OTA, बोनस, अवकाश वेतन, HRA, कमीशन, मजदूरी फीस, सब मिलाकर आपने कितनी आय की है। तो मेरे केस में मैंने 7,70,000 रुपये की आय की है और यहाँ पे मुझे गृह संपत्ति से जो आय हुई है वो नील हुई है। इसके बाद पूंजी लाभ जो है वो अल्पावधि पूंजी लाभ और दीर्घावधि पूंजी लाभ भी मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से आए, जैसे कि ब्याज प्रतिभूति, सेविंग, अन्य खाते पर लॉटरी से जीती रकम, लाभांश, अन्य, तो यहाँ पर भी मुझे कोई आय नहीं हुई है। अब हम इन दोनों योग क्रमांक 2 से 5 का कुल आय जो है वो हमारा कितना है, 7,70,000। अब यहाँ पे डिडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो कुल आय से कटौतियाँ कितनी हुई, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन पर 75,000 होता है। इसके अलावा आपको जो छूट मिलती है वो फैमिली पेंशन पे भी मिलती है, और अन्य कोई छूट अगर मिल रही हो तो उसका ब्यौरा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे मुझे सिर्फ 75,000 की छूट मिली। तो 75,000 की छूट मिलने के बाद मैंने इसे माइनस किया 7,70,000 से, तो कर योग्य आय जो हो गई वो हो गई मेरी 6,95,000। अब इस 6,95,000 में 3 लाख तक जो है वो टैक्स जो है वो 0% है, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का कर मुझे नहीं लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 लाख से 7 लाख के बीच में जो है कर जो है वो 5% है। तो यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख के बीच जो मेरी आय होगी वो होगी 3,95,000। तो 3,95,000 का 5% जो होता है वो होता है 19,750 रुपये। इसके अलावा ये पूरे जो स्लैब हैं ये खाली हैं। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आया मेरे आयकर का, तो मेरे आयकर का टोटल अमाउंट जो आया वो आया 19,750 रुपये। बंगले कॉलम की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लाख आय तक 20,000 टैक्स पर छूट, धारा 87A अथवा मार्जिनल रिलीफ यदि लागू हो तो यहाँ पे हमको 20,000 तक की छूट मिल रही है, जबकि मेरा कुल कर जो है वो है 19,750 रुपये है। तो मैं यहाँ पे इसे माइनस कर दूंगा, यानी 20,000 तक कर जो है वो शून्य है। तो मेरे केस में 19,750 है, यानी 20,000 अगर हम घटाते भी हैं तब भी मेरे पास 250 रुपये और बचते हैं। तो यहाँ पे हमको ये सेस नहीं लगेगा, यानी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% जो लगता है वो नहीं लगेगा।
तो भुगतान एवं कुल जो आयकर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। दूसरे केस पे देखेंगे, जब हमारी आय 8,80,000 है यानी 7,75,000 से ऊपर है, तो इस केस में हम देखते हैं। दूसरे केस में आप देखिए, इसमें हमारा जो सकल वेतन है यानी सब मिलाकर जो वेतन है वो हमें प्राप्त हुआ है 8,80,000 रुपये। गृह संपत्ति से आय बिल्कुल नहीं है। पूंजी लाभ, अल्पावधि, दीर्घावधि बिल्कुल नहीं है। अन्य स्रोतों से आय में यहाँ पे सेविंग बैंक खाते पर जो ब्याज है वो 10,000 रुपये मिली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि योग क्रमांक 2 से 5 जो कुल आय हो गई अब हमारी 8,90,000 हो गई। अब यहाँ पे देखिए कुल आय से कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वहाँ कितना मिला हमें, कटौती 75,000 की कटौती हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन पर हमें मिली। अब इस 8,90,000 में हम 75,000 घटा देंगे, तो 8,90,000 में 75,000 घटाने पर हमारा जो कर योग आय जो हो गया वो 8,15,000 हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्लैब, तो स्लैब 0 से 3 लाख में हमारा जो है टैक्स नहीं लाएगा। अब 3 लाख से 7 लाख के बीच में जो टैक्स आया हमारा 20,000 आए, यानी 3 लाख से 4 लाख के बीच में जो राशि आती है वो 4 लाख, तो 4 लाख का 5% 20,000 होता है। फिर इसके बाद शेष अमाउंट बचा हमारा 7 लाख होने के बाद, 7 लाख के ऊपर जो 7 लाख से 10,000 के बीच के जो स्लैब में, उसमें हमारा अमाउंट बचा 1,15,000। तो 1,15,000 का 10% जो होता है वो होता है 11,500, और बाकी स्लैब में हमारा कोई कर नहीं है। तो अब इन दोनों को टोटल करते हैं तो टोटल हमारा होगा 31,500। अब यहाँ पे हमको जो टैक्स पर छूट है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो आय हो गई है वो 7,75,000 से ऊपर हो गई है। तो जो 20,000 की जो टैक्स की रिलीव है वो हमें नहीं मिलेगी। ये खास बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना हमको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और ना ही यहाँ पे हमको 20,000 तक का जो है टैक्स वो छूट मिलेगी, इसलिए यहाँ पे जो छूट है वो 0 हो गई। अब यहाँ पे हमको स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जो है 4% लगता है वो लगेगा, यानी 31,500 का 4%। तो 31,500 का 4% जो होता है वो 1,260। अब इन दोनों अमाउंट को हम जोड़ देंगे तो भुगतान योग्य कुल आयकर जो है वो हो जाएगा 32,760 रुपये। तो ये कर हमारा आ गया है 32,760 रुपये। जब हमारी इनकम 7,75,000 से ऊपर है तो हमारा टैक्स बना 32,760। हमारी कुल इनकम जो थी वो थी 8,90,000। तो 8,90,000 का हमें 32,760 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस तरीके की और वीडियो के बारे में हम या इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य वीडियो को हम आप तक लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।